हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता, हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर आप ज़रूर करें। देखिए, आप लोगों के साथ में मैंने एडम रिपोर्ट शेयर की, चार्टर एक्ट शेयर किया है। मैं कॉलम मिनट आपके साथ में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। वुड डिस्पैच के बारे में भी आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्जेंट रिपोर्ट ऑफ एजुकेशन 1944। तो इस रिपोर्ट की पूरी हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि क्या ये रिपोर्ट थी, इसके क्या रिकमेंडेशंस थे, क्या मेरिट्स इसके रहे, कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन रहा। और इस सब को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर लें। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम। और इससे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि ये जो वीडियोस है ये मैं आप लोगों के लिए जो शेयर कर रही हूँ, इसके अलावा भी सीडीपी में भी काफ़ी कुछ मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है। बीएड और एमएड के बच्चे जो जुड़े हुए हैं, डीएड के बच्चे जुड़े हुए हैं, सबके लिए अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो जो भी आपका कोर्स है उस पर आप प्लेलिस्ट पर जाकर उसको देख सकते हैं। क्योंकि देखिए, जो आपके बीएड का फर्स्ट पेपर 1 होता है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, उसके लिए भी मैंने वीडियोस आप लोगों के साथ में शेयर किए हुए हैं ऑलरेडी। और अब जो कंटेम्प्रेरी की मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। और ये जो हम रिपोर्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीएड, एमएड और यूजीसी नेट की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे एजुकेशन से, उनके लिए। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़े, देखें, समझें। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सार्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन 1944। इसको हम सार्जेंट रिपोर्ट भी बोलते हैं, सार्जेंट कमीशन भी हम इसको बोलते हैं 1944 की। तो देखिए, इसमें फर्स्ट पॉइंट हमें दिया हुआ है, द सार्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन वॉज द फर्स्ट प्लान दैट कंसिडर्ड एजुकेशन एट एवरी लेवल। तो देखिए, जो फर्स्ट हमको दिया हुआ है, ये जो सार्जेंट प्लान है, ये क्या है, हमारा फर्स्ट प्लान इसको माना जाता है जिसमें कि हर एक लेवल की बात की गई है। क्योंकि इससे पहले हमने वारधा की बात की थी, वारधा कमीशन की। तो उसमें क्या था कि प्राइमरी लेवल की बात की गई थी, जिसमें गांधी जी ने प्राइमरी लेवल पर एजुकेशन देने की बात की थी। पर जो सार्जेंट रिपोर्ट है, इसने क्या है कि सार्जेंट प्लान ने हर एक लेवल पर एजुकेशन की बात की कि हर एक लेवल को एजुकेशन मिलनी चाहिए, चाहे फिर वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या हायर एजुकेशन हो। नेक्स्ट इसमें सेकंड पॉइंट है हमारा, सार्जेंट रिपोर्ट 1944 वाज एन इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन। यानी कि जो सार्जेंट रिपोर्ट है 1944 की, ये क्या है, एक इम्पॉर्टेंट इस तरीके का माना जाता है जिसने कि इंडियन एजुकेशन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया है ना, एक भूमिका निभाई है। आपने देखा होगा ये जो टॉपिक है हमारा, जैसे वारधा एजुकेशन की हम बात करते हैं, वारधा स्कीम की बात करते हैं, या फिर हम चार्टर एक्ट की बात करते हैं, तो ये सब क्या है, ये मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर आता है। और ये आपका यूपीएससी तक में भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन इस तरीके के। तो ये जो वीडियो है आप लोगों का, अगर वो बच्चे यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं वो भी देखेंगे तो उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। क्योंकि बहुत डिटेल में इसमें ये सारा कुछ मैं शेयर करने वाली हूँ। और जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो इसको ट्रांसलेट करके अच्छे से पढ़ सकते हो बेटा। और बाकी की मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर ही रही हूँ हिंदी में। तो बाइलिंगुअल में क्लास लेती हूँ, तो आप लोगों को ये वैसे भी क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी आपको लगता है कि नोट्स इंग्लिश में है, तो आप इसको गूगल पर आपको बहुत अच्छा फीचर मिला हुआ है ट्रांसलेट करने का, तो आप ट्रांसलेट करके इसको पूरा देख सकते हैं। तो ये जो 1944 की रिपोर्ट है, सार्जेंट रिपोर्ट, ये क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट इसको माना जाता है इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये इसने एक अच्छी भूमिका निभाई है। क्योंकि आपने देखा होगा आगे जो एजुकेशन में चेंजेस हुए थे, हालांकि 1945 में हमारा देश आज़ाद हो गया था, फिर भी ये क्या थे कि जो इसमें कुछ पॉइंट्स थे उनको हमने इम्प्लीमेंट किया था अपनी एजुकेशन कमीशन में, जो नेक्स्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस बनी थी। नेक्स्ट इसमें थर्ड पॉइंट है हमारा, दिस रिपोर्ट इज नोन बाय मैनी नेम्स लाइक सार्जेंट रिपोर्ट, पोस्ट वॉर एजुकेशन डेवलपमेंट स्कीम इन इंडिया एंड रिपोर्ट ऑफ द सेंट्रल एडवाइजरी स्कीम ऑफ एजुकेशन एटसेट्रा। यानी कि ये जो रिपोर्ट है इसको हम बहुत सारे नाम से जानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सार्जेंट रिपोर्ट तो है ही, इसके अलावा क्या है, पोस्ट वॉर एजुकेशन डेवलपमेंट। अब देखिए, क्योंकि वर्ल्ड वॉर छिड़ी हुई थी जब ये एजुकेशन बनी थी, और उस वर्ल्ड वॉर से निकलने के लिए वो जो हम इम्पैक्ट पड़े थे, उन्हीं से निकलने के जो ब्रिटिशियंस ने सोचा था कि जो इंडियंस हैं उनको एजुकेशन दी जानी चाहिए और उनके एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। तो हम उनको एजुकेशन इस तरीके से दें कि जो जिस तरीके से लंदन में आप यूनिवर्सिटीज़ में एजुकेशन दे रहे हो, उसी की हाई क्वालिटी की एजुकेशन भी हम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकें, ताकि लोग अपना एजुकेशनल लेवल बढ़ा सकें, अपना लाइवलीहुड लेवल बढ़ा सकें और हमारे भी काम आ सकें। तो ये उनकी सोच थी, इसलिए उन्होंने क्या है, एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए ये एक प्लान बनाया, एक कमीशन बनाई, जिसमें ये रिपोर्ट उन्होंने रखी।
तो इसलिए इसको क्या है, पोस्ट वॉर एजुकेशन डेवलपमेंट की स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है इसमें रिपोर्ट ऑफ द सेंट्रल एडवाइजरी स्कीम, क्योंकि जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड था उसी ने क्या था, सार्जेंट को अपॉइंट किया था इसके एक रिपोर्ट बनाने के लिए, स्कीम बनाने के लिए। नेक्स्ट इसमें आता है फोर्थ पॉइंट हमारा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें हमारा फोर्थ पॉइंट है, आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ द इंडियंस एंड मेकिंग इफेक्टिव प्लान्स फॉर देयर डेवलपमेंट। यानी कि जब वर्ल्ड वॉर का एंड हो रहा था, देखिए जो वर्ल्ड वॉर का जो टाइम रहा है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, वो रहा है 1939 से लेकर 1945 तक का उसमें टाइम रहा है। तो इसको मैं एक बार लिख देती हूँ बच्चों के लिए। तो देखिए 1939 से लेकर 1945 तक का जो टाइम रहा वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का रहा। तो इस दौरान जो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि उसमें एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए इन्होंने ये प्लान बनाया था। तो यही इस पॉइंट में आपको मेंशन किया गया है कि सेकेंड जो वर्ल्ड वॉर थी उसके एंड होने पर गवर्नमेंट ने जो एजुकेशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने वर्क किया था कि जो इंडियन की एजुकेशन है उनको इम्प्रूव किया जाना चाहिए, जिसके लिए इफेक्टिव प्लान बनाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट, फॉर दिस पर्पज द एजुकेशन एडवाइजर टू द गवर्नमेंट जॉन सार्जेंट वॉज अपॉइंटेड विद द टास्क ऑफ प्रिपेयरिंग अ स्टेटमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन। और इस काम के लिए किसको इन्होंने अपॉइंट किया, इन्होंने जॉन सार्जेंट को अपॉइंट किया, जो कि क्या थे, एजुकेशन एडवाइज़र भी थे यहाँ पे। तो उन्होंने अपने एजुकेशन एडवाइज़र को ही यहाँ पे अपॉइंट किया एक रिपोर्ट बनाने के लिए इंडियन एजुकेशन के ऊपर। नेक्स्ट इसमें सिक्स पॉइंट है, द सार्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन 1944 वॉज वन ऑफ न्यूमेरस एक्शन द ब्रिटिश डिड द एडवांस एजुकेशन इन इंडिया। यानी कि जो सार्जेंट प्लान था एजुकेशन का 1944 का, ये क्या था, एक ऐसा एक्शन था जिसको ब्रिटिश इंडिया ने और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लिया था इंडिया में एजुकेशन को एडवांस करने के लिए और अच्छा करने के लिए। क्योंकि अभी तक इसमें क्या चल रहा था, अभी तक हमने जो भी पढ़ा, जो ब्रिटिशियंस थे जो भी रिपोर्ट लाए थे, उसमें क्या बात की गई थी कि इंडियंस को वो सिर्फ इसलिए तैयार करना चाहते थे ताकि लोगों की सोच जो है ब्रिटिशियंस हो सके, उनकी तरह काम करे, उनकी तरह सोचे। बट अब यहाँ पे जो बात की गई थी सार्जेंट प्लान में, वो एजुकेशन को इम्प्रूव करने की बात की गई थी कि अगर एजुकेशन को हम इम्प्रूव करेंगे तभी लोग इम्प्रूव हो पाएंगे। नेक्स्ट इसमें सेवंथ पॉइंट है हमारा, in 1944, John Sargent was charged with coming up with a comprehensive plan for Indian education। यानी कि जो जॉन सार्जेंट थे क्या थे, 1944 के अंदर उन्होंने चार्ज लिया था इस रिपोर्ट को बनाने के लिए, इस प्लान को बनाने के लिए इंडियन एजुकेशन के ऊपर। नेक्स्ट देखिए 8 पॉइंट है, इन 1944 दे प्रेजेंटेड देयर रिपोर्ट टू द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन विच अप्रूव्ड इट एंड डिसाइडेड टू पुट इनटू प्रैक्टिस। अब देखिए इन 1944 दे प्रेजेंटेड देयर रिपोर्ट, अब दे की बात किस में हो रही है, देखिए जो कमीशन थी, सार्जेंट रिपोर्ट जो बनी थी, कमीशन थी, इसके अंदर 22 पीपल थे टोटल। तो 22 पीपल ने मिलकर जो रिपोर्ट में काम किया था उसके उन्होंने सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड के आगे रखा, और जो उन्होंने उसके अंदर पॉइंट्स रखे उनको डिसाइड करके उनको प्रैक्टिस में लाने की बात की गई। नेक्स्ट इसमें 9th पॉइंट, एज इट वाज प्रिपेयर्ड बाय सर जॉन सार्जेंट हैंस इट वाज नेम्ड एज द सार्जेंट रिपोर्ट। क्योंकि ये जो रिपोर्ट थी किसने तैयार की थी, सार्जेंट ने ही तैयार की थी, तो इसलिए इस रिपोर्ट का नाम क्या था, सार्जेंट रिपोर्ट नाम रखा गया। 10th पॉइंट है इसके अंदर, it envisioned an educational system that included universal, free and mandatory primary basic education for all the children as suggested by the वार्धा स्कीम। अब देखिए हमने वार्धा स्कीम के बारे में पढ़ा था जिसमें कि क्या है, बेसिक एजुकेशन की बात की गई थी। गांधी जी ने क्या बोला कि सभी बच्चों को एक बेसिक एजुकेशन दी जानी चाहिए, तभी उसका नाम बुनियादी शिक्षा भी था, है ना, नई तालीम जो हमने पढ़ा था उस रिपोर्ट में। अगर नहीं पढ़ा है तो आप जाइए और उस रिपोर्ट को पूरा पढ़िए, क्योंकि वो मैंने पूरा डिटेल में आप लोगों के साथ में शेयर किया हुआ है ऑलरेडी। तो
ये जो रिपोर्ट सार्जेंट रिपोर्ट लाए थे, इसमें क्या था, इन्होंने यूनिवर्सल की बात की, यूनिवर्सल एजुकेशन यानी सार्वभौमिक शिक्षा की बात की, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की इन्होंने बात करी, और जो प्राइमरी बेसिक एजुकेशन है वो उसको मैंडेटरी उन्होंने करने की बात की कि ये सभी को दी जानी चाहिए, सभी बच्चों को दी जानी चाहिए। और ये ऐसा ही क्या था, वारधा स्कीम में भी था। तो वारदा स्कीम में भी क्या था, प्राइमरी एजुकेशन की बात उसमें कही गई थी। तो उसी का एक इन्विजन लिया गया, उसी को इम्प्रूव करके क्योंकि देखिए कोई भी नई पॉलिसी आती है या नई कमीशन आती है तो उसमें कहीं ना कहीं जो प्रीवियस जो पॉलिसी के पॉइंट्स हैं वो आपको मेंशन होते हैं, क्योंकि कोई पॉलिसी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती और जो कमियां होती हैं वो उसको इम्प्रूव किया जाता है। तो कहीं ना कहीं वो पॉइंट्स उसमें हमें नेक्स्ट पॉलिसी में देखने के लिए मिलते हैं। तो इसी तरीके से जो सार्जेंट प्लान था इसमें भी क्या था, वारदा स्कीम का भी हमें एक झलक देखने के लिए मिली जब प्राइमरी बेसिक एजुकेशन की बात की गई। तो नेक्स्ट है इसमें 11th पॉइंट, द रिसर्च सजेस्टेड दैट मिडिल स्कूल स्टूडेंट शुड हैव एक्सेस टू द चॉइस ऑफ कोर्सेज, यानी कि जो मिडिल स्कूल स्टूडेंट्स थे, माध्यमिक शिक्षा जो बच्चे लेते हैं, तो उनको क्या है, उनको एक चॉइस मिलनी चाहिए कि वो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकें, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग वो सब्जेक्ट्स को चूज कर सकें। तो ये थे आपके जो मेन पॉइंट्स थे, हमने अभी सार्जेंट प्लान के बारे में पढ़ा है। अब इसके हम ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे कि सार्जेंट प्लान्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। अब देखिए सार्जेंट प्लान के जो उद्देश्य हैं या स्कोप हम इसको बोल सकते हैं, तो क्या है वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें दिया हुआ है, टू मेक अ डीप स्टडी ऑफ द स्टेट ऑफ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजुकेशन थ्रू आउट द कंट्री फ्रॉम एलिमेंट्री एजुकेशन टू हायर एजुकेशन। यानी कि क्या उद्देश्य था सार्जेंट प्लान का, सार्जेंट प्लान का जो उद्देश्य था वो था कि एक जो डीप स्टडी की जाए सरकार के अंदर, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है आपकी और जो नॉन गवर्नमेंटल एजुकेशन है, दोनों के अंदर एक डीप स्टडी होनी चाहिए कि जो एजुकेशन चल रही है कंट्री के अंदर, एक हम प्राइमरी अगर एजुकेशन की बात करें तो प्राइमरी एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक, प्राथमिक शिक्षा से लेकर जो आपकी हायर एजुकेशन होती है वहाँ तक आपको किस तरीके की स्टडी किस तरीके के चेंजेस लाने चाहिए। तो उन चेंजेस पर क्या है, एक डीप स्टडी करने के लिए ही सार्जेंट प्लान बनाया गया था। तो ये सबसे पहला उद्देश्य था इसका। सेकंड है इसमें, टू सी व्हाट इन द स्टेटस ऑफ द एजुकेशन इन द कंट्री, यानी कि आपकी जो हमारी जो कंट्री है उसके अंदर एजुकेशन का क्या स्टेटस है उसको देखने के लिए, सच एज पब्लिक एजुकेशन, एजुकेशन ऑफ द डिजेबल्ड, इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन, टीचर एजुकेशन एंड वुमेन्स एजुकेशन। अब देखिए आप कंट्री के अंदर अगर एजुकेशन की बात कर रहे हैं, हर एक स्टेटस पे एजुकेशन देखने की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या क्या आ जाएगा, उसमें आपका पब्लिक एजुकेशन आ जाएगा, यानी कि हर एक बच्चे को, हर एक जितने भी लोग हैं सबको एजुकेशन मिलनी चाहिए, सबकी बात इसमें की गई थी। एजुकेशन ऑफ डिजेबल्ड की बात की गई, यानी कि जो डिजेबल बच्चे होते हैं उनके लिए किस तरीके की एजुकेशन होनी चाहिए। इंडस्ट्रियल एजुकेशन किस तरीके से हो, टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन, क्योंकि स्किल्ड आप जब स्किल्ड एजुकेशन लेते हो तो क्या होती है, वो टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन होती है, नई नई टेक्निक्स आप सीखते हो किस तरीके से यूज़ करना है। जैसे एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर में हमें क्या क्या इक्विपमेंट्स नए यूज़ करने चाहिए, फर्टिलाइजर्स क्या यूज़ करने चाहिए, खाद किस तरीके से हम यूज़ करें। टीचर एजुकेशन की बात की गई यहाँ पे कि टीचर एजुकेशन भी प्रोवाइड होनी चाहिए। और वुमेन्स एजुकेशन कि जो महिलाएं हैं उनको भी एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो इन सभी लेवल पर, हर स्टेटस पर एजुकेशन का लेवल को चेक करना और जो नीड रिक्वायरमेंट्स है उसको देखने की बात इसमें की गई थी। ये ऑब्जेक्टिव था सार्जेंट प्लान का कि ये प्लान इस तरीके से बनाया जाना चाहिए कि ये सारी जो पॉइंट्स हैं वो कवर हो जाए इसके अंदर। नेक्स्ट इसमें थर्ड पॉइंट आता है, द बोर्ड हैज़ ऑल्सो ऑब्जर्व्ड दैट द गवर्नमेंट हैज़ सो फॉर इम्प्लीमेंटेड द प्रपोजल ऑफ द अपॉइंटमेंट्स एजुकेशन कमिटीज एंड द कमीशंस। अब देखिए इसमें क्या था कि जो बोर्ड था, इस सेंट्रल बोर्ड था, उसने ये भी ऑब्जर्व किया कि जो गवर्नमेंट में ऑलरेडी कमेटीज और कमीशंस बने हुए हैं तो वो जो बने हुए हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं, यानी कि वो इम्प्लीमेंटेशन से बहुत दूर है, उनको अमल नहीं किया जा रहा है। And the effect they had in the development of numerical and qualitative development of Indian education। और इसका इम्पैक्ट क्या है कि जो इंडियन एजुकेशन की क्वालिटी है उसके ऊपर पड़ा है ना, कि क्वालिटी अच्छी नहीं है, गुणात्मकता अच्छी नहीं है, वहाँ पे
क्वालिटी अगर अच्छी नहीं होगी तो डेवलपमेंट भी अच्छा नहीं हो पाएगा, तो इसलिए वो उससे क्वालिटेटिव जो डेवलपमेंट है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये उसमें ऑब्जर्व किया गया। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, टू टेक द एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट इन फ्यूचर स्कीम्स ऑफ बोर्ड एजुकेशन। यानी कि जब फ्यूचर में जो भी आप स्कीम बनाएंगे एजुकेशन से रिलेटेड, तो है उसमें क्या है, गवर्नमेंट की भी एडवाइस होनी चाहिए यहाँ पर फ्यूचर के अंदर। ये नहीं कि आपने सिर्फ बोर्ड बना दिया, वहाँ पे एजुकेशन पॉलिसीज बन रही हैं और उन पे कोई अमल नहीं हो रहा है, उन पे कोई काम नहीं हो रहा है। अब इसमें देखिए नेक्स्ट हमारा फिफ्थ पॉइंट है, द बोर्ड विल ऑल्सो नीड टू एक्सप्लेन हाउ लॉन्ग इट विल टेक एंड हाउ मच एक्सपेंडिचर इट विल कॉस्ट। यानी कि क्या इसका उद्देश्य था कि आप सिर्फ पॉलिसी बना रहे हो या प्लान बना रहे हो, सिर्फ इतना ही नहीं है, आप ये भी देखोगे कि वो कब तक उसको पूरा किया जाएगा, कितना टाइम उसमें लगेगा उसको इम्प्लीमेंट होने में, और उस पर खर्चा कितना आएगा। तो एक्सपेंडिचर्स की भी यहाँ पे बात की गई है, टाइम एंड एक्सपेंडिचर की, कितना टाइम लगेगा और कब तक उसको पूरा किया जाएगा और क्या खर्चा उसमें लगेगा। नेक्स्ट इसमें 6 पॉइंट है, टू गिव स्टूडेंट्स अ सॉलिड ऑल अराउंड एजुकेशन। यानी कि बच्चों को क्या है, हमें बहुत अच्छी एक एजुकेशन देनी है, जिसका क्या उद्देश्य होना चाहिए, ऑल्सो प्रिपेयर देम फॉर वोकेशंस दे प्लान टू परस्यू वंस दे ग्रेजुएट फ्रॉम स्कूल। यानी कि उनको इस तरीके से भी तैयार करना है कि वो क्या है, अपना जो काम है वो उसको चूज कर सकें, अपना वोकेशन को चूज कर सकें कि इन फ्यूचर उनको क्या काम करना है, क्या व्यवसाय उनको करना है, नौकरी करनी है या कहीं काम जॉब करनी है उनको, या फिर अपना कोई काम करना है। तो इस तरीके से उनको तैयार करना है ताकि वो ग्रेजुएट होने के बाद में उसको काम को कर सके। वो ये नहीं कि सिर्फ ग्रेजुएट हो गए और डिग्री ले ली और घर बैठे, उनको काम भी में इनरोल हो पाए, वो तभी प्रोडक्टिविटी मिल पाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इसमें 7 पॉइंट, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। तो देखिए अभी ऊपर ये बात की गई थी कि जो एजुकेशन की क्वालिटी है वो इम्प्रूव होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, इसके लिए सर्जिन प्लान बनाया गया, ये उद्देश्य था इसका। नेक्स्ट है 8 पॉइंट, द सेकेंडरी स्कूल्स आर रिक्वायर्ड टू ऑफर इंस्ट्रक्शन इन द मदर टंग। यानी कि जो सेकेंडरी स्कूल्स है, प्राइमरी स्कूल्स में तो था ही, साथ में ही जो सेकेंडरी स्कूल्स हैं उनमें भी क्या है, ऑफर किया गया कि जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो क्या है, मदर टंग में दिए जाए। यानी कि जो मदर टंग है वो फर्स्ट लैंग्वेज उनकी रहेगी और जो सेकंड लैंग्वेज है वो क्या होगी, इंग्लिश होगी वो। नेक्स्ट है इसमें 9 पॉइंट, इट रिकमेंडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। यानी कि फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन की बात यहाँ पे की गई, ये वारदा स्कीम में भी की गई थी, गांधी जी ने भी की थी, फॉर ऑल इंडियन चिल्ड्रंस इन द 6 to 11 ईयर्स एज ग्रुप। यानी कि 6 से 11 साल के तक जितने भी बच्चे हैं उनके लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की यहाँ पे बात की गई। नेक्स्ट है इसमें 10 पॉइंट, द प्लान एम्ड टू ब्रिंग अबाउट यूनिवर्सल लिटरेसी इन इंडिया विद इन 40 ईयर्स ऑफ इट्स इंट्रोडक्शन, दैट इज बाय 1984। यानी कि क्या है, इसमें एक टाइम लिमिट रखी गई कि लगभग 40 साल के अंदर, 40 ईयर्स के अंदर क्या है, हमें ये जो हमने एम बनाया है कि सभी को एजुकेशन देनी है, सभी को पढ़ा लिखा बनाना है, सभी को स्किल्ड एजुकेशन देनी है, तो वो प्लान पूरा हो जाना चाहिए। सभी के अंदर यूनिवर्सल लिटरेसी आनी चाहिए, यानी कि सार्वभौमिक शिक्षा सभी के अंदर होने, सभी को मिलनी चाहिए। और ये जो प्लान अगर हम 40 ईयर्स माने, तो क्योंकि ये 1944 में था सार्वजनिक प्लान, तो वहाँ से 40 ईयर्स क्या हो गए, 1984 तक हो गए वो। तो ये आपकी 40 ईयर्स 1984 का एक टारगेट रखा गया कि इस 1984 तक ही हमें ये लिटरेसी प्रोग्राम पूरा करना है, सभी को एजुकेशन प्रोवाइड हमें करनी है। तो ये जो अभी हमने ये आपके ऑब्जेक्टिव्स थे, सार्जेंट प्लान के उद्देश्य थे। अब हम इसके फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे कि सार्जेंट प्लान के फीचर्स क्या थे, उद्देश्य क्या थे। इसमें देखिए एक आप चीज नोटिस करेंगे कि ऊपर जो सार्जेंट की स्पेलिंग लिखी हुई थी, मैंने SARGENT लिखी हुआ था, तो कहीं जगह आपको इस तरीके से भी सार्जेंट प्लान स्पेलिंग मिल सकती है आपको। तो ये अलग अलग डिफर करता है, बट इसको जो मेन है, हम सार्जेंट जो स्पेलिंग है हमारी SARGENT, सार्जेंट ये होती है मेन, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर लिखा है तो आप कंफ्यूज ना हो, ये सार्जेंट प्लान के ही हम क्या है, एजुकेशनल फीचर्स पढ़ रहे हैं, विशेषताएं पढ़ रहे हैं।
तो देखिए इसका फर्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, फर्स्ट स्कीम दैट कवर्ड ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन, प्री प्राइमरी लेवल टू यूनिवर्सिटी एजुकेशन एंड टेक्निकल एजुकेशन। यानी कि आती है फर्स्ट स्कीम थी जिसने क्या है हर एक लेवल को इंक्लूड किया, जिसमें प्री प्राइमरी भी था यानी कि छोटी क्लास से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक हर एक लेवल की बात की गई। इवन इसमें टेक्निकल जो एजुकेशन है उसकी भी बात की गई, तकनीकी शिक्षा की भी इसमें बात की गई। नेक्स्ट आता है सेकंड पॉइंट, इसमें प्रॉपर इंपॉर्टेंस वाज गिवन टू टीचर्स ट्रेनिंग एंड मेकिंग इट अ प्रॉपर प्रोफेशन। यानी कि टीचर ट्रेनिंग की भी इसमें बात की गई कि टीचर ट्रेनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है और क्या है इसको एक प्रॉपर प्रोफेशन बनाया जाना चाहिए। अब देखिए आप टीचर को ट्रेनिंग देंगे और उसको एक सही सैलरी मिलेगी तभी वो एक अच्छा प्रोफेशन बन पाएगा, तभी आपको क्वालिटी जो टीचर्स होते हैं वो मिल पाएंगे। नेक्स्ट है इसमें थर्ड पॉइंट, टू मेड स्टूडेंट सेल्फ डिपेंडेंट सो दैट दे कैन अर्न देयर लाइवलीहुड। यानी कि बच्चों को क्या है सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है, स्वावलंबी हमें बनाना है, जिससे कि क्या है वो अपना जीविका उपार्जन कर सके। लाइवलीहुड मतलब जीविका उपार्जन, कि अपना लाइफ में कुछ वो कमा खा सकें। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट हमारा, दे ऑल्सो गिव इम्पोर्टेंस टू द एजुकेशन ऑफ हैंडीकेप्ड। तो इसमें क्या एजुकेशन हैंडीकेप्ड की भी बात की गई, यानी कि जो दिव्यांग होते हैं तो दिव्यांग को भी क्या है कि एजुकेशन मिलनी चाहिए, उनको भी क्या है वो एक प्रॉपर वे हो, उनके लिए भी एक प्रॉपर जो होते हैं बुक्स वगैरह जो है सब अवेलेबल होना चाहिए ताकि उनको भी एजुकेशन मिल पाए। नेक्स्ट इसमें फिफ्थ पॉइंट है, ऑल फीमेल्स शुड टेक अ कोर्स इन डोमेस्टिक साइंस एंड आर्ट्स एंड म्यूजिक। यानी कि जो फीमेल्स हैं, अब देखिए जो फीमेल्स होती हैं उसमें ज़रूरी नहीं है कि हम छोटे बच्चे की बात कर रहे हैं, अगर कोई एडल्ट वुमेन भी है तो उसको भी क्या है एजुकेशन मिलनी चाहिए, उसको कोई ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, कोर्स ट्रेनिंग, जैसे कि डोमेस्टिक साइंस वो सीख सकते हैं, आर्ट्स एंड म्यूजिक सीख सकते हैं। तो इस तरीके से कि उनको भी स्किल डेवलपमेंट उनका भी हो पाए, फीमेल्स का भी। नेक्स्ट देखिए इसमें सिक्स पॉइंट हमें दिया हुआ है, द करिकुलम शुड बी अडॉप्टेबल टू मेक स्विचिंग फ्रॉम वन टाइप टू अनदर एज सिंपल एज फिजिबल। तो यानी कि करिकुलम को हमें किस तरीके से बनाना है, फिजिबल बनाना है ताकि हम उसको क्या कर सके, स्विच कर सके। अगर मान लीजिए कोई एकेडमिक एजुकेशन ले रहा है और एकेडमिक एजुकेशन के बाद वो साथ में वो स्किल एजुकेशन लेना चाहता है तो क्या है वो फिजिबल होना चाहिए, ईजी होना चाहिए उसके लिए। नेक्स्ट है सेवंथ पॉइंट, द करिकुलम इन रूरल एरियाज नीड टू बी बायस्ड टूवर्ड्स एग्रीकल्चर। यानी कि इनका क्या मानना था कि जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पे क्या है करिकुलम इस तरीके से होना चाहिए कि उनको एग्रीकल्चरल नॉलेज अच्छे से मिल पाए, ठीक है ना। अब एग्रीकल्चर नॉलेज अच्छे से मिल पाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ एग्रीकल्चर के बारे में ही कराना है। अगर कोई बच्चा मान लीजिए कुछ और करना चाहता है, स्टडी करना चाहता है, फर्दर स्टडीज़ में आगे बढ़ना चाहता है तो वो भी वो कर सकता है, बट जो मेन फोकस क्या है कि जो रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर की बात की गई। तो ये हमने फीचर्स की बात की, विशेषताओं की बात की। तो अब नेक्स्ट हम करते हैं सार्जेंट रिपोर्ट ऑफ एजुकेशन रिकमेंडेशंस, कि क्या क्या रिकमेंडेशंस उसमें दी गई, क्या क्या बातें उसमें कही गई। तो इनकी जो रिकमेंडेशंस हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं, उसमें सबसे पहले बात की गई प्राइमरी एजुकेशन की। तो वही हमारा पॉइंट है फर्स्ट, कि सार्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन ऑन प्राइमरी एजुकेशन, कि प्राइमरी एजुकेशन जो प्राथमिक शिक्षा है उसके ऊपर उन्होंने क्या क्या कहा। तो फर्स्ट है इसमें, बेसिक एजुकेशन ऑफ गांधी जी हैड सम इम्पैक्ट ऑन सार्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन। तो जो हमारे गांधी जी ने बेसिक एजुकेशन बनाया था उसका एक हमें देखने के लिए सिनेरियो मिला किसमें, सार्जेंट प्लान के अंदर। सेकंड है इसमें, फॉर द एडवांसमेंट ऑफ जर्नल बिहेवियर एंड सोशल एक्सपीरियंस इट एडवाइज द ओपनिंग ऑफ प्राइमरी स्कूल्स। यानी कि एक जर्नल बिहेवियर को, सामान्य व्यवहार को अच्छा करने के लिए और सोशल एक्सपीरियंसेस को अच्छा करने के लिए, यानी कि जो सामाजिक अनुभव है उनको अच्छा करने के लिए किसकी बात की गई, प्राइमरी स्कूल्स को ओपन करने की बात की गई, कि उसके लिए प्राइमरी स्कूल्स ओपन किए जाने चाहिए, प्राथमिक विद्यालय खोले जाने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड पॉइंट, द बेसिक स्कूल्स वर टू बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। यानी कि जो बेसिक स्कूल्स हैं, बुनियादी विद्यालय हैं, उनको दो भागों में बांटा जाना चाहिए, जूनियर बेसिक स्कूल्स एंड सीनियर बेसिक स्कूल्स, ठीक है ना। यानी कि जो जूनियर्स के लिए हो, प्राथमिक बच्चों के लिए हो, और जो सीनियर्स के लिए हो,
यानी कि बड़े बच्चों के लिए हों। तो इस तरीके के दो पार्ट्स में दो ग्रुप्स में स्कूल्स होने चाहिए। नेक्स्ट इसमें फोर्थ पॉइंट है, प्री प्राइमरी एंड नर्सरी स्कूल्स एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड विदाउट चार्ज द रिसर्च सजेस्टेड। यानी कि जो रिसर्च थी, सर्जन प्लान था, उसने क्या सजेस्ट किया कि जो प्री प्राइमरी स्कूल्स हैं और नर्सरी स्कूल्स हैं उनको क्या है, वहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाना चाहिए एजुकेशन के लिए। बेसिकली फ्री एजुकेशन की ही बात हो गई यहाँ पे भी। तो फिफ्थ पॉइंट है इसमें नेक्स्ट, फॉर 6 to 11 द जूनियर बेसिक स्टेजेस वॉज कंपल्सरी एंड 1:30 वॉज टू बी द स्टूडेंट टीचर रेशो। यानी कि क्या है, यहाँ पे बात की गई कि 6 to 11 ईयर्स के, 6 से 11 साल के जितने भी बच्चे हैं वहाँ पे जूनियर बेसिक स्टेजेस क्या है, कंपलसरी की जानी चाहिए। यानी कि जो प्राथमिक शिक्षा है उन बच्चों को मिलनी चाहिए। और जो रेशो है वो क्या होना चाहिए, 30:1 का रेशो, यानी कि 30 बच्चों पर एक टीचर। तो ये रेशो वहाँ पे रखा गया। नेक्स्ट 6 पॉइंट है इसमें, द सीनियर बेसिक स्कूल्स फॉर द 11 to 14 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन एंड द रेशो वॉज टू बी 1:25। यानी कि जो सीनियर बेसिक स्कूल्स हैं उनका क्या ग्रुप, एज ग्रुप क्या रहेगा, 11 to 14 ईयर्स का रहेगा। और इसमें जो रेशो की बात की गई उसमें क्या बात की, 1:25, यानी कि 25 बच्चों पर एक टीचर की इसमें यहाँ पे बात की गई कि होने चाहिए। नेक्स्ट 7th पॉइंट है, मदर टंग वॉज टू बी यूज एट द जूनियर स्कूल्स। यानी कि जो छोटे स्कूल्स है, प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ पे क्या है, मदर टंग में एजुकेशन दी जानी चाहिए, यानी मातृभाषा में होनी चाहिए शिक्षा। नेक्स्ट है 8 पॉइंट, इंटरनल एग्जामिनेशन इंस्टेड ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। यानी कि जो आंतरिक परीक्षाएं हैं वो होनी चाहिए बच्चों की, या एक्सटर्नल एग्जामिनेशन की बात नहीं की गई। कहाँ पे, प्राइमरी लेवल की बात हो रही है कि प्राथमिक जो शिक्षा है उसमें बच्चों की आंतरिक परीक्षाएं होनी चाहिए इंस्टेड ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनेशंस। तो ये प्राइमरी स्कूल्स। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा हाई स्कूल्स की हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं जो हाई स्कूल्स के लिए क्या बोला है इन्होंने। उच्च विद्यालय होते हैं, माध्यमिक विद्यालय और उच्चतर विद्यालय। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमें दिया हुआ है, द हाई स्कूल्स एजुकेशन वॉज पेड एंड 50% फ्री स्टूडेंटशिप कुड बी प्रोवाइड वेयर एप्लीकेबल। यानी कि जो हाई स्कूल एजुकेशन है वहाँ क्या है, वो पेड होनी चाहिए, क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन उन्होंने फ्री एंड कंपलसरी बोला था, बट हाई एजुकेशन पेड होगी, वहाँ पे पैसा देना होगा लोगों को। और वहाँ पे भी इन्होंने 50% फ्री स्टूडेंटशिप की बात की, जहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा। यानी कि जैसे स्कॉलरशिप होती है इसी टाइप से स्टूडेंटशिप होती है आपकी, कि वहाँ पे क्या है 50% ये क्या है, फीस में वो डिस्काउंट कर सकते थे, जहाँ पे भी एप्लीकेबल हो, ठीक है ना। नेक्स्ट है इसमें सेकंड पॉइंट, द हाई स्कूल्स वर टू टाइप्स, एकेडमिक एंड टेक्निकल। जो हाई स्कूल्स हैं वो दो तरीके के होने चाहिए, जहाँ पे एकेडमिक और टेक्निकल। यानी कि एकेडमिक जहाँ पे आप जो नॉलेज लेते हैं, बुक्स की जो नॉलेज ले रहे हैं। टेक्निकल होता है जहाँ पे आप स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं, अपना टेक्निकल नॉलेज आप ले रहे हैं। जैसे कंप्यूटर आप सीख रहे हैं तो वो भी क्या है, टेक्निकल नॉलेज है। बट दैट टाइम कंप्यूटर की वहाँ पे कोई बात नहीं कही गई थी, ये मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। नेक्स्ट है इसमें थर्ड पॉइंट, द एकेडमिक स्कूल्स वर टू प्रोवाइड आर्ट्स, प्योर साइंस एट्सेट्रा। तो यहाँ पे क्या है कि जो एकेडमिक स्कूल्स है वहाँ पे कौन सी एजुकेशन मिलनी चाहिए, आर्ट्स की आपको एजुकेशन मिलनी चाहिए, प्योर साइंस की एजुकेशन आपको मिलनी चाहिए। फिफ्थ, इसमें ना फोर्थ पॉइंट लिखा हुआ आएगा यहाँ पे, आप फिफ्थ लिखा हुआ है, फोर्थ कर लेना इसको सीरीज को सही कर लेना। तो ये फोर्थ पॉइंट है हमारा। नेक्स्ट, द टेक्निकल स्कूल्स वर टू प्रोवाइड फॉर द इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल सब्जेक्ट्स। यानी कि जो टेक्निकल स्कूल्स हैं वहाँ पे क्या है, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सब्जेक्ट्स वहाँ पे प्रोवाइड किए जाने चाहिए। यानी कि जो व्यवसायिक विषय होते हैं ना, व्यवसाय से जुड़े हुए, तो वो वहाँ पे सब्जेक्ट्स होने चाहिए। तभी तो टेक्निकल नॉलेज मिल पाएगी, तकनीकी शिक्षा मिल पाएगी। जब तकनीकी विषय ही नहीं होंगे तो तकनीकी शिक्षा कैसे मिल पाएगी। तो इसलिए वो भी इंक्लूड होना चाहिए उसके अंदर। नेक्स्ट है इसमें 6 पॉइंट, दे रिकमेंडेड द यूज ऑफ मदर टंग एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड इंग्लिश वॉज टू बी टॉट एज सेकेंड कंपल्सरी लैंग्वेज। तो देखिए ये बात अभी हमने ऊपर भी की थी, जब प्राइमरी एजुकेशन में मदर टंग की बात हो रही थी, कि इन्होंने क्या बोला, जो सेकेंडरी और हायर एजुकेशन है वहाँ पे क्या है, मदर टंग आपकी
इंस्ट्रक्शन आप जो इंस्ट्रक्शन देने के लिए जो आप मीडियम चूज़ कर रहे हैं वो आप मदर टंग कर सकते हैं, बट जो इंग्लिश होगी वो सेकंड लैंग्वेज के रूप में कंपलसरी होगी, यानी कि वो तो आपको सीखनी ही सीखनी है। नेक्स्ट है इसमें 7th पॉइंट, और ये 7th अभी मैंने आपको कहा था सीरीज सही कर लेना आप, ये 4 5 6 तो टोटल 6 पॉइंट है इसमें, तो ये आपका लास्ट जो है 6 पॉइंट है। तो 6 पॉइंट है हमारा, अकॉर्डिंग टू दिस स्टडी द स्कूल्स वर रिक्वायर्ड टू अपॉइंट क्वालिफाइड टीचर्स, यानी कि जो स्कूल्स हैं वहाँ पे क्या होने चाहिए, क्वालिफाइड टीचर्स होने चाहिए। दे नीडेड टू हैव अ सॉलिड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, और उनको क्या है, बहुत अच्छी उनको ठोस उनको एजुकेशन शिक्षा मिलनी चाहिए और प्रशिक्षण उनको मिलना चाहिए। देखिए एजुकेशन और ट्रेनिंग में डिफरेंस होता है, टीचिंग और ट्रेनिंग, ये मैंने डिफरेंस भी आप लोगों के साथ में शेयर किया हुआ है, तो वो आपको सर्च करेंगे आपको इजीली मिल जाएगा, या आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे तब भी आपको वो मिल जाएगा। तो नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं रिकमेंडेशंस ऑफ सर्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन ऑन यूनिवर्सिटी एजुकेशन। अब देखिए यूनिवर्सिटी एजुकेशन की बात होने वाली है, क्योंकि अभी हमने प्राइमरी के बारे में पढ़ा, हायर एजुकेशन के बारे में पढ़ा, अब यूनिवर्सिटी लेवल के बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखिए विश्वविद्यालय शिक्षा की हम बात करें यहाँ पे, तो इसमें फर्स्ट हमारा पॉइंट आता था यूनिवर्सिटी डिग्री वॉज टू बी फॉर 3 years, यानी कि जो यूनिवर्सिटी की जो भी हम डिग्री लेते हैं विश्वविद्यालय स्तर पे जो हमें डिग्री मिलती है वो क्या है, 3 साल की होनी चाहिए। नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट, दे वांटेड टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, स्टैंडर्ड द एजुकेशन इन यूनिवर्सिटीज एंड ओनली कैपेबल स्टूडेंट्स वर मेड टू अलाउड इन यूनिवर्सिटी एजुकेशन, यानी कि क्योंकि वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन का स्टैंडर्ड बढ़ाना चाहते थे, इसलिए चाहते थे कि जो कैपेबल बच्चे हैं वही यूनिवर्सिटी एजुकेशन के अंदर आए। ये हम आज के लेवल पे भी देखते हैं, आज भी क्या एंट्रेंस टेस्ट होते हैं यूनिवर्सिटी में, आप किसी कोर्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसलिए होता है ताकि कैपेबल स्टूडेंट्स ही आगे बढ़ पाए। नेक्स्ट है इसमें थर्ड पॉइंट, दे रिकमेंडेड टू अपॉइंट द वेल ट्रेंड एंड कॉम्पिटेंट टीचर्स। अब देखिए यहाँ पे भी ट्रेन टीचर की बात हो रही है कि यूनिवर्सिटी लेवल पर भी क्या है, ट्रेन टीचर होने चाहिए, प्रशिक्षित अध्यापक होने चाहिए। फोर्थ पॉइंट है इसमें हायर स्टैंडर्ड इन पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज। तो जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज होते हैं, स्नातक जो होते हैं हमारे, तो वो भी क्या है, उनका भी स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होना चाहिए, हाई स्टैंडर्ड होना चाहिए कोर्सेज का, तो पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज पे हम अच्छे लेवल पर प्रोवाइड करें। नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट, दे वांटेड ऑल द यूनिवर्सिटीज़ एज पर ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज़, यानी कि क्या चाहते थे सर्जेंट प्लान के अकॉर्डिंग, हम क्योंकि अभी हम बात करें सर्जेंट प्लान की, तो वो क्या चाहते थे कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कैसी होनी चाहिए, ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज़ की तरह ही होनी चाहिए वो, यानी कि लेवल इंक्रीज करने की बात यहाँ पे की गई है। नेक्स्ट हमारा 6 पॉइंट आता है, तो देखिए 6 पॉइंट में द रिपोर्ट ऑल्सो एडवोकेटेड फॉर टीचिंग दोज ओवर 10 to 40, यानी कि यहाँ पे क्या एडल्ट एजुकेशन की बात की गई है कि जो 10 to 40 के ऊपर भी क्या है, एजुकेशन सभी को मिलनी चाहिए। तो 10 to 40 मतलब यहाँ पे जो हमारे प्राइमरी बच्चे हैं और जो सीनियर सेकेंडरी हैं तो वो तो सब आ ही रहे हैं हायर एजुकेशन में, इसके अलावा जो 40 तक के भी जो लोग हैं उनको भी क्या एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए। दे वर एडवाइज्ड टू परस्यू जर्नल एजुकेशन टेक्निकल एजुकेशन, यानी कि उन्होंने बोला कि जो अब वो 40 हैं, 40 तक के भी जो लोग हैं उनको भी क्या एजुकेशन, आप जर्नल एजुकेशन भी दो, आप उनको टेक्निकल एजुकेशन भी दो, ताकि उनसे भी क्या है प्रोडक्टिविटी मिल पाए। तो ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन के बाद आ जाता है आपका वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन। तो सर्जेंट रिपोर्ट्स रिकमेंडेशंस ऑन वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन। तो देखिए यहाँ पे व्यवसायिक और तकनीकी शिक्षा की बात की गई है, वोकेशनल यानी व्यवसायिक और टेक्निकल यानी तकनीकी शिक्षा। तो उसके लिए क्या इंस्ट्रक्शंस थे वो भी देख लेते हैं, रिकमेंडेशंस थे। तो फर्स्ट है हमारा, दे रिकमेंड फॉर द सेमी स्किल्ड और स्किल्ड क्राफ्ट। तो इन्होंने किसकी बात की, सेमी स्किल्ड और स्किल्ड क्राफ्ट की बात की, कि आप जो बच्चों को है स्किल्ड क्राफ्ट सिखाए। स्किल्ड क्राफ्ट मतलब कि हाथों से जो बच्चों के हुनर होते हैं उनको आप आगे लाएं। अब वो सेमी भी हो सकते हैं, वो फुल भी हो सकते हैं, यानी कि हो सकता है बच्चे एकेडमिक एजुकेशन भी लें, वो स्किल्ड एजुकेशन भी लें, या फिर हो सकता है बच्चे सिर्फ क्राफ्ट एजुकेशन ही लें, वो स्किल्ड एजुकेशन ही लें। नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है सेकंड पॉइंट, दे हैव सजेस्टेड डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज फॉर द लोअर कैटेगरी वर्कर्स,
यानी कि जो लोअर कैटेगरी वर्कर्स थे उनके लिए क्या इन्होंने डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज की बात की। इसमें भी स्किल्ड एजुकेशन की बात हो रही है, जो बच्चे व्यावसायिक शिक्षा या तकनीकी शिक्षा लेना चाह रहे हैं तो उनके लिए भी क्या है कि सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्सेज होना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें थर्ड पॉइंट, दे रिकमेंडेड द प्रोविजन ऑफ प्रीलिमिनरी ट्रेनिंग इन टेक्निकल हाई स्कूल्स एंड देन दे कैन टेक एजुकेशन इन टेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज ऑफ और टेक्निकल इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे क्या क्या रिकमेंडेशन की बात की गई कि इस तरीके की प्रोविजन बनाया जाए कि जो स्टार्टिंग की जो ट्रेनिंग है प्रीलिमिनरी ट्रेनिंग वो क्या है टेक्निकल स्कूल्स में दी जानी चाहिए, यानी कि हाई स्कूल्स के अंदर ही आप वो नॉलेज दो टेक्निकल नॉलेज। और वहाँ पे जब बच्चा टेक्निकल नॉलेज ले लेगा, तकनीकी शिक्षा ले लेगा, उसके बाद में क्या है वो हायर स्कूल में जा पाए, यानी कि जो यूनिवर्सिटीज़ है उसमें एडमिशन ले पाए। आप स्कूल में आप नॉलेज लो, बेसिक नॉलेज, उसके बाद में यूनिवर्सिटीज़ में आप हायर लेवल के लिए, हायर डिग्री के लिए जाओ। तो ये क्या था, वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर उनकी रिकमेंडेशंस थी, महत्वपूर्ण बातें थी। अब हम इसका इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सार्जेंट रिपोर्ट्स रिकमेंडेशंस, यानी कि जो सार्जेंट रिपोर्ट की सिफारिशें थी, रिकमेंडेशन यानी सिफारिशें, उनका कितना कार्यान्वयन हुआ, कितना काम हुआ उन पर इम्प्लीमेंटेशन, तो वो देख लेते हैं। उसमें फर्स्ट पॉइंट हमें दिया हुआ है, द गवर्नमेंट इस्टेब्लिश द एजुकेशन डिपार्टमेंट इन 1945, यानी कि सरकार ने 1945 में क्या है एजुकेशन डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश किया। नेक्स्ट है इसमें द फ्री एजुकेशन एट द प्राइमरी लेवल फॉर द 6 to 11 ईयर्स एज चिल्ड्रन वॉज एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया कि जो 6 से 11 साल के बच्चे हैं उनको प्राइमरी लेवल यानी कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा फ्री मिलनी चाहिए, मुफ्त मिलनी चाहिए। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ द स्कीम 40 करोड़ ऑफ रुपीज़ वर गिवन टू द प्रोविजनल गवर्नमेंट्स, यानी कि जो इस पर सरकार काम कर रही थी उनको क्या है 40 करोड़ भी यहाँ पे देने की बात की गई, कि उनको भी मतलब बात क्या की गई, दिया गया कि आप एजुकेशन के ऊपर इसको इम्प्रूव करने पे लगाइए। नेक्स्ट है इसमें फोर्थ पॉइंट, एडिशनली एम्फेसाइज वाज प्लेस्ड ऑन टीचर प्रिपरेशन, यानी कि टीचर प्रिपरेशन की भी यहाँ पे बात की गई कि बट टीचर्स को भी आप पढ़ाओ और उनको भी क्या है तैयार, मतलब टीचर्स को पढ़ाओ इन द सेंस उनको ट्रेनिंग दो, इस तरीके से उनको तैयार करो ताकि वो बच्चों को अच्छे से प्रिपेयर कर पाए। नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट, द एम्फसाइज वॉज ऑन प्रिपेयरिंग द पीपल्स टू बिकम इंडिपेंडेंट इन द फ्यूचर, यानी कि यहाँ पे किस पे जोर दिया गया, इस पे जोर दिया गया कि बच्चों को फ्यूचर के लिए तैयार करना ताकि वो क्या इंडिपेंडेंट हो पाए, अपने आप क्या अपने पर आत्मनिर्भर हो पाए वो। नेक्स्ट है सिक्स पॉइंट, एम्फसाइज वॉज प्लेस्ड ऑन फिजिकल डिजेबिलिटी एजुकेशन, यानी कि जो फिजिकल डिजेबिलिटी एजुकेशन है उस पर भी क्या एम्फसाइज जोर दिया गया यहाँ पर कि जो बच्चे हैंडीकैप है, फिजिकली डिसेबल है, उनको भी क्या एजुकेशन प्रोवाइड की जाए ताकि वो भी क्या है इंडिपेंडेंट हो पाए। तो ये क्या थे इम्प्लीमेंटेशन थे। तो ये पूरी मैंने आप लोगों के साथ में सर्जेंट रिपोर्ट शेयर की। सर्जेंट रिपोर्ट्स क्या है, उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, फीचर्स है, स्कोप आप लोगों के साथ में मैंने शेयर किया, रिकमेंडेशन शेयर की और उसका क्या इम्प्लीमेंटेशन रहा वो भी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर होगा। अगर कोई डाउट होता है तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं, और अगर आपको ये अच्छा लगा, फुल डिटेल मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है, तब भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताइए। और मेरे साथ इसी तरीके से बने रहिए। आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल वीडियोस में लाती हूँ जो कि सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं एजुकेशन से जुड़े हुए। तो अगर आप एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, चाहे आप डीएड कर रहे हैं, डीएलएड बीएड कर रहे हैं, एमएड कर रहे हैं या यूजीसी नेट एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं जो मैं शेयर कर रही हूँ। सो बहुत ही सिलेक्टिव टॉपिक्स हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ें, समझें और मेरे साथ इसी तरीके से बने रहिए। और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। तो अभी के लिए थैंक यू और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।